हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 10वीं का केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2022 में 17 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला है, उसी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर के आए हैं और उस प्रश्न के पास हम चल रहे हैं। लेकिन प्रश्न के पास जाने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मेरे दोस्त, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन के पास। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपका क्वेश्चन क्या है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो मेरे दोस्त, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम का सिंबल जो होता है Al होता है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो होता है 13 होता है। और ये कैसा है? ये मेटल है, धातु है। एल्युमिनियम कौन चीज है? एक धातु है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? इलेक्ट्रिक तार बनाने में, यानी कि सुचालक तार बनाने में, बर्तन बनाने में और मोटर गाड़ी के पार्ट्स बनाने में। उतना ही नहीं, इसका उपयोग हम लोग विद्युत केबल में भी किया जाता है। जहां तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास की चर्चा किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे Al13 है तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा किया जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता। और एल्युमिनियम का जहां तक चर्चा किया जाए तो एल्युमिनियम का वैलेंसी जो होता है, संयोजकता जो होता है, एल्युमिनियम का आपका वैलेंसी जो होगा, यानी कि एल्युमिनियम का वैलेंसी जो हो जाएगा, संयोजकता जिसको बोला जाता है, वह 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एल्युमिनियम का जहां तक बात किया जाए, कोर इलेक्ट्रॉन की चर्चा किया जाए तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 2 और 8। एल्युमिनियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। और जहां तक एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन का चर्चा किया जाए तो Ve 3 हो जाएगा। संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा और संयोजकता भी 3 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु जो है आपका सोना है। सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना है। सोना के बाद आपको आ जाएगा चांदी। सोना के बाद कौन आएगा? चांदी। और सबसे कम क्रियाशील धातु जो है आपका हो जाएगा सोना। कौन हो जाएगा? सोना। Au होता है। और अगर इसके बाद का चर्चा किया जाए, सोना के बाद वाला, तो हो जाएगा आपको चांदी। लेकिन पहला होगा सोना।
पहला क्या होगा? सोना। पहला क्या होगा? सोना। यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होगा? सोना, उसके बाद चांदी। और सबसे अधिक का चर्चा किया जाए तो सबसे अधिक होगा पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम होगा और उसके बाद सोडियम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यानी कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं कौन चीज? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाए संरचना सूत्र। एल्डिहाइड का संरचना सूत्र कहा जाए, स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाए। एल्डिहाइड का अगर संरचना सूत्र का चर्चा किया जाए, SF मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि संरचना सूत्र की चर्चा किया जाए तो हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड H और उसके बाद आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O। IUPAC नाम का चर्चा किया जाए, इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा अल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम जो होगा, इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा, इसका IUPAC नाम अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। तो आप देखिए सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O होता है। और इसका IUPAC नाम का चर्चा किया जाए तो एल्डिहाइड का IUPAC नाम जो होगा अल होगा। क्या होगा? अल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इथाइल अल्कोहल क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। यानी कि इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एथील अल्कोहल भी बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल का एथील अल्कोहल भी बोलते हैं और इसको शराब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शराब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शराब भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी क्या लिखा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। यानी कि क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या जो होती है वह आपको 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, यानी कि 7 होती है। क्या होती है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी। और क्षैतिज कतार को ही क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और उदय स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं। और मेंडलीव के अनुसार आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं और वर्ग होते हैं 9। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग कितने होते हैं? 18। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग कितने होते हैं? 18। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है।
क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यानी कि नमक के घोल में, यानी कि सोडियम क्लोराइड के घोल में, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया? यानी कि नमक क्या हो गया? आपको नमक हो गया उदासीन, और उसमें क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं। तो कैसा अभिक्रिया होगा? तो इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा? उदासीनीकरण। कौन अभिक्रिया होगा? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्लीय पदार्थ क्षारीय पदार्थ से क्रिया करके क्या करता? लवण तथा जल बना देता है। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो प्रबल अम्ल रहे और प्रबल क्षार रहे तो इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान जो होगा वह 7 होगा, यानी कि 7 होगा। कहेगा कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार से संयोग करके लवण और जल बना देता है, यानी कि उदासीन कर देता है, और उदासीन होने के कारण इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7। हम जानते हैं कि प्रबल ये अम्ल है और प्रबल ये क्षार है, और अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बन जाता है? लवण बन जाता है, और लवण बनेगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसीलिए इसका भी पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7, यानी कि कितना होगा? 7 होगा, यानी कितना होगा? 7 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है क्षारक विलयन का पीएच मान होता है। क्षारक विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारक विलयन है कौन है? तो क्षारक घोल का पीएच मान होता है, यानी कि अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होगा और क्षारक घोल का पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्षारक घोल का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, और अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम होगा, और क्षारक घोल का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। यानी कि यहां दिया है क्षारक विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो क्षारक विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक कुछ भी हो सकता है, यानी कि 14 तक जाता है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर वह क्षार बनाता है या क्षारीय बनाता है? क्षार बनाता है या क्षारीय बनाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षार। क्षार, या इसी को हम लोग क्षारीय भी बोल सकते हैं। क्षार या क्षारीय बनाता। अगर यहाँ धातु है, अगर यहीं पे चर्चा करता अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, तब लिखते हैं यहाँ अम्ल या अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल या अम्लीय बनाता है। क्या बोलेंगे? अम्ल या अम्लीय बनाता है। कौन चीज यहाँ रहा था? अगर धातु के स्थान पर
अधातु रहता तो वहां पे क्या बनाता, तो अधातु का ऑक्साइड क्या बनाता, अम्लीय बनाता। अधातु की ऑक्साइड अम्लीय बनाएगा, अधातु की ऑक्साइड अम्लीय बनाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा या क्षारीय बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कार्बन के अपरूप है, कार्बन के सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर कार्बन के अपरूप है तो कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, 3 होते हैं। कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, 3 होते हैं। कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो पहला का नाम हो गया आपका हीरा और दूसरा का नाम हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और तीसरा का नाम हो गया आपका फुलेरी। तीसरा का नाम क्या हो गया, 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 फुलेरी। धातु यानी कि कहने का अर्थ हुआ तो कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलेरिन होता है। कौन होता है, फुलेरिन होता है। और अगर यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कार्बन का प्राकृतिक अपरूप कितने होते हैं, तो कार्बन का प्राकृतिक अपरूप 2 होते हैं। कार्बन का प्राकृतिक अपरूप कौन होता है, 2 होता है। एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आया है कार्बन के अपरूप होते हैं, तो कार्बन के तो 3 अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक फुलेरिन। हीरा और ग्रेफाइट आपको प्राकृतिक अपरूप हो गया, ये सब प्राकृतिक, हीरा और ग्रेफाइट प्राकृतिक के अंतर्गत आ गया और फुलेरिन जो है अन अपरूप के अंतर्गत आ गया। यानी कि टोटल अपरूप का चर्चा किया जाए तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कार्बोनिक ग्रुप, कार्बोनिक ग्रुप क्वेश्चन क्या है, कार्बोनिक ग्रुप क्वेश्चन क्या है, कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक सिंगल बॉन्ड COOH। कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक कौन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम की चर्चा किया जाए तो इसका IUPAC नाम जो होता है ओइक होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है, इसका IUPAC नाम होगा IUPAC नाम का चर्चा किया जाए तो ओइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका, इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ओइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओइक। तो यहां हम लिख देते हैं ओइक। क्या हो जाएगा, ओइक। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला की चर्चा किया जाए, इसका SF का चर्चा किया जाए तो इसका SF जो हो जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका SF जो हो जाएगा, इसका SF होगा सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संकेत होता है सिंगल बॉन्ड C, डबल OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल OH। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C, डबल OH होता है
IUPAC नाम की चर्चा किया जाए तो ओइक होता है, और स्ट्रक्चर फार्मूला की चर्चा किया जाए तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H होता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आए होंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।